हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या था? अगर कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जैसे हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में पीपीएल, अगर कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट पीपीएल अगर किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन से, ठीक है, अगर किसी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड या केमिकल कंपाउंड कोई भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, ऑर्गेनिक हो, किसी भी केमिकल सॉल्यूशन से अगर वो पास कर रहा है और अगर उस लाइट को, ठीक है, उसके जिस भी प्लेन में है वो, और ऐसा नहीं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो हमेशा वर्टिकली हो, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, इंक्लाइन किसी भी हो, लेकिन एक ही प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। तो वो जो पीपीएल है उस प्लेन से वो क्या करते हैं, उस लाइट को रोटेट कर दे आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम बोलेंगे उस कंपाउंड को, उस केमिकल सब्सटेंस को हम बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर उस लाइट को रोटेट नहीं करवा पाता है तो हम उसे क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होता है उसके बारे में, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट मैंने इसमें लिखा है, द कंपाउंड विच रोटेट पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। लाइट को आइदर क्लॉकवाइज रोटेट करे और एंटी क्लॉकवाइज, एटलीस्ट रोटेशन होना चाहिए कुछ ना कुछ डिग्री का, ठीक है, 0.01 डिग्री का ही रोटेशन हो, लेकिन एटलीस्ट कुछ रोटेशन होना चाहिए। अगर रोटेट नहीं हो पा रहा है, अगर रोटेट लाइट नहीं हो रही है, ठीक है, पीपीएल रोटेट नहीं हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलेंगे। तो अगर रोटेट हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। सेकेंड पॉइंट लिखा है इसमें, द कंपाउंड विच रोटेट PPL in clockwise direction is known as dextrorotatory. Is known as dextrorotatory. ठीक है, DEXTRO, dextrorotatory। और इसको शॉर्ट में कैसे, प्लस के सिंबल से और स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एंड कंपाउंड रोटेट PPL in anti-clockwise direction is known as लेवोरोटेटरी। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस और स्मॉल एल से। अब इसका मतलब क्या है कि कंपाउंड हमने बोला कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो रोटेट तो करेगा आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में। तो अगर जो कंपाउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस लाइट को रोटेट कर रहा है तो हम उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया फॉर एग्जाम्पल कोई भी मैंने मान लिया, जैसे मान लो कोई भी कंपाउंड ले लो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया इथीन ले लिया, ठीक है। क्या इथीन ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएक्टिव है? ठीक है, तो वैसे तो वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कैसे होगा आगे देखें, लेकिन कोई भी मान लिया मैंने ए कंपाउंड लिया, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, प्लस आगे लिखूंगा सिंबल और उसके लिख दूंगा ए। प्लस लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, ब्रैकेट में से प्लस लिखा हुआ तो उसका मतलब होता है कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। या ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, डी लिखा हुआ, ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकता है या डी लगा के, ठीक है, डैश लगा के भी लिख सकता है, या पूरा ही लिख दे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब वो लाइट जो पीपीएल होगी, ठीक है, लाइट भी नहीं, हम क्या बोलेंगे, पीपीएल को क्या करेगा, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। सिमिलरली अगर लेफ्ट में करेगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा पीपीएल को, तो हम उसको माइनस स्मॉल एल या लेवो रोटेटरी लिख सकते हैं पूरा। थर्ड पॉइंट है, दीज कंपाउंड्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेज। ठीक है, ये जो कंपाउंड्स है, जो भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी मिरर इमेज जो बनती है, ठीक है, उनकी मिरर इमेज पे कभी भी सुपर इम्पोज्ड नहीं होते। सुपर इम्पोज से मेरा मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ए, ठीक है, चलो मैं इसको कार्बन ही ले लेते हैं, अगर मेरे पास ये कार्बन, ठीक है, इधर ए कोई ग्रुप लगा है, बी लगा है, ठीक है, डैश मैंने मान लिया सी है, अच्छा सी तो ऑलरेडी अपने कार्बन ले लिया, तो इसको मैं क्या ले लेता हूँ, डी ले लेता हूँ, और यहाँ पर कोई ई लगा हुआ है। अगर मैंने इसकी मिरर इमेज ली, इसकी मैंने अगर क्या ली, मिरर इमेज ली, तो मिरर इमेज में देखना इस तरह से दिखेगा मुझे कुछ, ये जो ई है वो इधर आ जाएगा, डी इसकी मिरर इमेज में यहां आ जाएगा, ए एज इट इज रहेगा, और बी कहाँ आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। ऐसे होता है मिरर इमेज में, अगर मैंने मिरर को ऐसे रखा तो जो इसका इधर राइट है वो इधर पहले अपीयर होगा, और जो पीछे इधर वाला जो लेफ्ट है वो
इधर लास्ट में अपीयर होगा। तो इस तरीके से मिरर इमेज बन गई इसकी। मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब है अगर ये मेरा ओरिजिनल कंपाउंड है, एक्चुअल कंपाउंड है, जरूर नहीं मिरर ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, कैसे भी, ठीक है। मैं तो एक एग्जांपल देने के लिए, आगे हम डिटेल में और देखेंगे इसको। मैंने अभी मिरर को कैसे ऐसे रखा है। तो जो इसकी मिरर इमेज बनी, इसको मैंने क्या करा, उठाया और इसके ऊपर रखा मैंने। तो अगर मैं जब इसको ऊपर रखूंगा तो क्या इसने इसको सुपर इम्पोज कर लिया क्या? देखो, जब मैं इसको उठा के एज इट इज इसके ऊपर रखूंगा, सुपर इम्पोज मतलब एज इट इज उसके ऊपर आ जाना चाहिए, ठीक है, उसको ओवरलैप कर जाना चाहिए। लेकिन जब इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ए को ए ओवरलैप कर लेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ बी की जगह अब जब मैं इसको उठा के रखूंगा तो कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। और जबकि बी तो इसी प्लेन में है, अगर मैंने कार्बन लिया टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है तो बी तो इसी प्लेन में होगा, जबकि ई क्या होगा, प्लेन के पीछे की साइड होगा, लेफ्ट में। जबकि यहाँ पर ई कहाँ आ रहा है, राइट में आ रहा है, पीछे की साइड। ऐसे ही जो डी है वो इधर थोड़ा सा टिल्टेड है राइट की तरफ और आगे की तरफ है, जबकि इसके ऊपर रखूंगा तो डी लेफ्ट में आएगा, आगे की तरफ, ठीक है। इसी तरीके से बी इधर कहाँ आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, जब इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो डी राइट में आएगा। तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, ठीक है। तो इस तरीके से जो उनके मिरर इमेजेस होती है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की, उनकी मिरर इमेज क्या होती है, नॉन सुपर इम्पोजेबल, मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, सुपर इम्पोज नहीं हो पाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, दिस कंपाउंड डज नॉट हैव एनी सिमेट्रिक एलिमेंट लाइक POS प्लेन ऑफ सिमेट्री, COS सेंटर ऑफ सिमेट्री, AAOS ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्सेट्रा, ठीक है। वैसे एक्सेट्रा लिखने की जरूरत नहीं, वैसे 4 तरह की टोटल सिमेट्री होती है, उसमें से मैंने 3 लिख दिए, ठीक है। 4 में से मैंने क्या करा, 3 लिख दिए, एक ने लिखी कौन सी, AOS एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्यों नहीं लिखी है, क्योंकि 4 तरह की सिमेट्रिक एलिमेंट से जो हमें दे रखी है उसमें से मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट तो 2 ही, एक तो POS और दूसरा COS। अगर किसी कंपाउंड में अगर POS है या फिर अगर उस कंपाउंड में COS है तो बाय डिफॉल्ट AAOS तो अपने आप होगा ही होगा। विदाउट POS और COS कभी भी AAOS, ठीक है, ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री उस कंपाउंड में पॉसिबल है ही नहीं। और अगर आपको चेक कर रहा है तो अगर मैंने AAOS के अंदर जो एग्जांपल्स लिखा है उसको एक बार ध्यान से देखना फिर से, ठीक है, नोट्स निकाल के, और चेक करना क्या उसमें कोई POS या COS है या नहीं है। या तो POS होगी उसमें, अगर POS नहीं हुई तो उसमें COS होगी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर देख लेना वो मैंने गलत एग्जाम्पल लिखा दिया होगा। आ रही मेरी बात समझ में? तो ये मस्ट है कि AOS तभी होगा, डबल AOS तभी होगा जब किसी कंपाउंड के अंदर आइदर एटलीस्ट एक POS हो या फिर क्या होना चाहिए, COS, ठीक है। हाँ, जो AOS है, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वो कोई भी सिमेट्रिक एलिमेंट नहीं होता है। सिमेट्रिक एलिमेंट का मतलब है कि उसके थ्रू हम कभी भी नहीं बता सकते कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा। अरे मेरी बात समझ में? वो एक सिमेट्रिक एलिमेंट जरूर है लेकिन वो कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते उसके बेसिस पे कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इसलिए मैंने यहाँ लिखा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के अंदर, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के अंदर क्या होगा, कोई भी POS नहीं होना चाहिए, COS नहीं होना चाहिए। यहां अगर दोनों ही नहीं है तो फिर डबल AOS तो पॉसिबल ही नहीं है। आ रही मेरी बात समझ में? फिर देखिए लास्ट पॉइंट, these compound are asymmetric or disymmetric. These compound are asymmetric और disymmetric। इसका क्या मतलब है? देखो, 2 अलग अलग टर्म है। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो आइदर असिमेट्रिक का मतलब तो है उसमें कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं होगा। और सिमेट्री एलिमेंट का मतलब क्या है कि उसमें जब POS COS ही नहीं है तो कोई सिमेट्री की बात ही नहीं होगी, मतलब वो असिमेट्रिक भी बोलते हैं उसको, एसिमेट्रिक भी बोलते हैं। लेकिन एक और लिखा है, इसका मतलब एसिमेट्रिक बोलो या डाइसिमेट्रिक बोलो, दोनों सेम चीज नहीं है। फिर से मैं बोल रहा हूं, और मैंने लिखा है इसका मतलब असिमेट्रिक टर्म यूज करो या डाइसिमेट्रिक टर्म यूज करो, ये दोनों टर्म एक नहीं है, दोनों अलग अलग टर्म है। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में। लेकिन असिमेट्रिक अलग टर्म है, एक डाइसिमेट्रिक अलग टर्म है। लेकिन दोनों में से कोई भी हुआ तो भी वो क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कहलाएगा, क्योंकि ना तो असिमेट्रिक में और ना ही डाइसिमेट्रिक में POS COS और AAOS होता है। आ रही मेरी बात समझ में? तो ये मैंने एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक बताई है किसकी, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स की। तो एक बार इसको कॉपी कर ले, फिर हम देखते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड को।
ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल अपोजिट है एक्टिव का। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें मैंने लिखा है, दिस कंपाउंड डज नॉट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में, जबकि इनएक्टिव, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा वो कभी भी लाइट को रोटेट नहीं करेगा। जैसे जिस प्लेन से, ठीक है, पीपीआर एंटर करेगी उसी प्लेन से क्या कर देगी, सॉल्यूशन को लीव कर देगी, वो अपनी रोटेशन या ऐसे कर सकते हैं वो किसी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करेगी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखा है इसमें, दीज कंपाउंड आर सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेज, ठीक है। तो दूसरा डिफरेंस क्या है, पहला डिफरेंस तो ये था कि वो पीपीएल को रोटेट करती थी एक्टिव कंपाउंड, जबकि रोटेट नहीं करते। फिर जो ऑप्टिकली एक्टिव होते वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होते अपने मिरर इमेज के ऊपर, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। जबकि जो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है वो कैसे होते हैं, सुपर इम्पोजेबल होते, मतलब उनकी जो मिरर इमेज होगी, ठीक है, उनकी जो मिरर इमेज होगी उसके ऊपर वो क्या करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सबसे सिंपल सा एग्जांपल मैं ले लेता हूं, ठीक है, इथीन टाइप। यहां मैंने लगा दिया मिरर, तो इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो भी कुछ ऐसे ही बनेगी, ठीक है। यहां पे भी जो हाइड्रोजन है वो दो हाइड्रोजन इधर नजर आ रहे हैं, जो पीछे हाइड्रोजन है वो यहां नजर आएंगे, और ये क्या लगा दिया मैंने, मिरर लगा दिया, ठीक है। इस कंपाउंड को मैंने उठा के पूरा यहां रखा, तो एज इट इज कार्बन के ऊपर कार्बन आएंगे दोनों, इन दोनों हाइड्रोजन के ऊपर ये दोनों हाइड्रोजन आ जाएंगे, इन दोनों हाइड्रोजन के ऊपर ये दोनों हाइड्रोजन आ जाएंगे। इस तरीके से ये कंप्लीटली क्या होंगे, एक जो ये कंपाउंड है ओरिजिनल, और ये इसकी क्या है, मिरर इमेज। तो ये मिरर इमेज इसके ओरिजिनल कंपाउंड पे क्या होगी, सुपर इम्पोजेबल होगी। तो ऐसे ये कंपाउंड, इनको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि थर्ड पॉइंट ये लिखा, दिस कंपाउंड हैविंग एटलीस्ट वन सिमेट्रिकल एलिमेंट लाइक POS, COS एंड AAOS, ठीक है। तो मैंने बोला था कि एटलीस्ट एक सिमेट्रिकल एलिमेंट होना चाहिए, आइदर POS होना चाहिए और COS होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, AAOS होना चाहिए। और इस एलिमेंट में देखोगे ध्यान से, इस एलिमेंट में देखोगे ध्यान से, तो यहां पर हमें क्या नजर आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर साफ नजर आ रहा है मुझे POS, ऐसे भी POS है, इस तरीके से भी क्या है, इसमें POS है, और मॉलिक्यूलर प्लेन में भी क्या है, POS है, ठीक है। और मैं ये भी बोल सकता हूँ सेंटर ऑफ सिमेट्री भी COS भी नजर आ रहा है, यहां से देखोगे तो देखना हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर कार्बन के बाद ब्लैंक, इधर कार्बन के बाद ब्लैंक, इधर ब्लैंक, इधर ब्लैंक। तो इसमें POS भी है, COS भी है। आ रही बात, अगर POS और COS है तो AAOS भी हो सकता है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि अगर POS है तो AAOS भी होगा, और अगर COS है तो AAOS भी होगा। मैंने बोला अगर AAOS है तो आइदर COS या POS होना कंपलसरी है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि POS और COS हो तो AAOS भी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे नजर आ रहा है मुझे सिमेट्री नजर आ रही है, ठीक है, कोई सिमेट्रिकल एलिमेंट है, इसलिए इसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल होती। अगर इसमें कोई सिमेट्रिकल एलिमेंट नहीं होता तो कभी भी सुपर इम्पोजेबल नहीं होते, जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में बताया था ऑप्टिकली एक्टिव में। और लास्ट पॉइंट ये लिखा है कि दीज कंपाउंड आर सिमेट्रिकल, ठीक है। ऐसी कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल, और यहाँ से मुझे दिख भी रहा है, ये दिख रहा मुझे कैसा है, सिमेट्रिकल है। तो वहां पे उन कंपाउंड को हम असिमेट्रिकल और डाइसिमेट्रिकल बोलते थे, या वो कंपाउंड या तो एसिमेट्रिकल होंगे या डाइसिमेट्रिकल होंगे, जबकि ये कंपाउंड हमेशा कैसे होंगे हमारे, सिमेट्रिकल, ठीक है। तो ये सिंपल सा बेसिक सा डिफरेंस है। अब हम इससे आगे बढ़ते, तो मैंने दो टर्म की बात करी थी, एक लास्ट केस में एक असिमेट्रिक और दूसरा कौन सा, डाइसिमेट्रिक। तो उनको देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। इसको एक बार कॉपी कर ले जल्दी से। अब हम देखते हैं असिमेट्रिक और डाइसिमेट्रिक में क्या डिफरेंस है और एक्चुअल में होते क्या है, ठीक है। तो पहले मैं बात करता हूं एसिमेट्रिक कंपाउंड। असिमेट्रिक कंपाउंड, असिमेट्रिक कंपाउंड उन कंपाउंड्स को बोलते हैं जिसके अंदर एक भी सिमेट्रिक एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है। हमने टोटल कितने पढ़े, 4 सिमेट्रिक एलिमेंट पढ़े, कितने, 4। एक हमने पढ़ा है POS, फिर
COS, फिर AOS और AAOS। टोटल 4 सिमेट्रिक एलिमेंट हमने पढ़े। चारों में से कोई भी, ठीक है, ध्यान सुनना क्या बोला, चारों में से कोई भी सिमेट्रिक एलिमेंट इसमें नहीं होना चाहिए। ना तो इसमें POS होना चाहिए, ना ही इसमें COS होना चाहिए, ना ही AOS और ना ही AAOS। ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे एसिमेट्रिक कंपाउंड, ठीक है। एग्जांपल के लिए अगर मैंने बोला कार्बन है, या मैंने लगा दिया हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब इस कंपाउंड को देखिए एक बार और मुझे पता है क्या इसके अंदर POS है, क्या इसमें COS है, क्या इसमें AOS है या AAOS है, ठीक है। इस कंपाउंड के अंदर कोई भी, चारों में से कोई भी सिमेट्रिक एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। अगर चारों सिमेट्रिक एलिमेंट एब्सेंस होते हैं तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक कंपाउंड। दोस कंपाउंड इन विच नो सिमेट्रिक एलिमेंट इज प्रेजेंट इज नोन एज असिमेट्रिक कंपाउंड, ठीक है। एक भी सिमेट्रिक एलिमेंट नहीं होता है। फिर अगर मैं बात करूं डाइसिमेट्रिक की, ठीक है, दूसरा कौन सा होता है, डाइसिमेट्रिक कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो दोनों में फिर डिफरेंस क्या है, तो दोनों में डिफरेंस यही है डाइसिमेट्रिक कंपाउंड के अंदर कि इसमें POS, COS, AOS और AAOS। इसमें क्या होगा, POS तो इसमें भी नहीं होगा, किसमें, डाइसिमेट्रिक में। COS इसमें भी नहीं होगा, ठीक है। AOS होगा इसके अंदर, किसमें, डाइसिमेट्रिक में, बट AAOS तो होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि अगर POS और COS नहीं है तो AAOS तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। हाँ, AOS का इनसे कोई लेना देना नहीं होता, तभी इसको सिमेट्रिक एलिमेंट तो हम बोलते हैं, सिमेट्रिक तो हम बता देते हैं, लेकिन ये कोई कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिफाइन नहीं करता क्योंकि लाइट को रोटेट नहीं करवा पाता इस एलिमेंट के होने से, ठीक है। तो ये AOS हो और बाकी एलिमेंट नहीं हो तो उसको हम बोलेंगे डाइसिमेट्रिक, और अगर चारों ही नहीं हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, असिमेट्रिक। एग्जाम्पल के लिए इसमें देखिए, अगर मैंने एक कंपाउंड बनाया, ठीक है, यहां पर मैंने बना दिया हाइड्रोजन, इधर बना दिया मैंने क्लोरीन, फिर यहां बना दिया मैंने क्लोरीन और यहां मैंने बना दिया हाइड्रोजन, ठीक है। ये कंपाउंड मैंने बनाया। अब इस कंपाउंड में मुझे बताया इन चारों सिमेट्रिक एलिमेंट्स में से क्या POS है, क्या कोई ऐसा प्लेन है जिसके अलॉन्ग में इसको कट करूं, जिसको अलॉन्ग में इसको कट करूं और ये कैसा उसकी मिरर इमेज बने। क्या ऐसा इस सेंटर से कोई भी ऐसा पॉइंट है कि जहां मैं चलूं वहां हर डायरेक्शन में उसके अपोजिट क्या मिले, सेम पॉइंट मिले, तो इसमें कोई COS भी नहीं है। क्या AOS है इसमें, क्या AOS है इसमें, तो AOS क्या होती है, वो एक्सिस होती है जिसके अलॉन्ग हम इसको ऐसा रोटेट कर दे कितने भी डिग्री से एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करें और हमें क्या मिल जाए, वापस ओरिजिनल स्ट्रक्चर मिल जाए। तो इसको ध्यान से अगर देखोगे, इसको अगर ध्यान से देखोगे तो इस एक्सिस के अलॉन्ग कितना रोटेट कर दूं मैं इसको, 180 डिग्री अगर मैं इसको रोटेट कर दूं, ठीक है। अगर इस एक्सिस के अलॉन्ग में क्या कर दूं, 180 डिग्री अगर रोटेट कर दूं तो देखना ये ऐसा है और इसको कैसे ऐसे पलट दूं मैं, ठीक है, पलटना है इसको, ठीक है, प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरीके से पलटोगे तो देखना यहाँ जो क्लोरीन है जब इसको पलटोगे तो ये क्लोरीन का पीछे की साइड है, तो जब पलटने से क्लोरीन का जाएगा आगे। यहाँ जो हाइड्रोजन जो आगे है वो पलटोगे तो कहाँ चला जाएगा, पीछे की साइड। तो ये इसकी क्या बन जाएगी, इस 180 डिग्री से आप रोटेट करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 360 डिवाइडेड बाय 180 विच इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, लेकिन ठीक है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है, लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूं कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री
कभी भी ऑप्टिकल एक्टिविटी उससे हमें डिफाइन नहीं करते, उसके लिए हमें रिमेनिंग 3 एलिमेंट देखने होते। और मैं बोलूँ तो इसका तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि ये तो तब होगा जब इन दोनों में से कम एक होगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि हमें सिर्फ 2 चीज का ध्यान रखना, आइदर पीओएस का और सीओएस का, क्योंकि इसका भी एज सच कोई यूज नहीं है। और ये तो तब काम आएगा जब इन दोनों में से कोई प्रेजेंट होगा, और इन दोनों में से अगर कोई भी एक प्रेजेंट होगा तो वैसे हमें पता लग जाएगा कि क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा या नहीं होगा। आई मेरी बात समझ में? तो इस सारा कंक्लूड कर रहा हूं कि अल्टीमेटली सबसे, मैंने बोला फिर से बोल रहा हूं मैं, अप टू 99% क्वेश्चन हमारे पीओएस तक हो जाएंगे। उसके बाद सीओएस कहीं ना कहीं जरूरत पड़ सकता है 1% तक, बाकी इन दोनों की कोई जरूरत नहीं है। मैंने फिर भी इनके एग्जांपल्स भी बताए, इनके बारे में बता दिया, और ऑप्टिकल एक्टिविटी में इनके यूजेस क्या है, ठीक है, कैसे इससे पता करेंगे वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो एक बार इसको कॉपी कर ले और फिर हम आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं कायरल सेंटर की, ठीक है, कायरल सेंटर, ठीक है। नाम, ये वर्ड तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है, पहली बार आ रहा है, CHIRAL, कायरल सेंटर, ठीक है। कायरल सेंटर किसको बोलते हैं? टेट्रावैलेंट एटम हैविंग 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप बॉन्डेड विथ इट। किसी भी सेंट्रल एटम, कोई भी एटम हो सकता है, ऐसा कोई नहीं कोई स्पेसिफिक एटम है कि कार्बन ही जरूरी, कोई भी एटम हो, कोई भी एटम हो, और उसकी वैलेंसी लेकिन क्या होनी चाहिए? टेट्रावैलेंट, ठीक है, 4 वैलेंसीज होनी चाहिए उसकी, टेट्रावैलेंट होना चाहिए वो। और उससे जो चारों ग्रुप और जो एटम लगे हुए होंगे, ठीक है, वो कोई एटम भी हो सकते हैं 4 अलग अलग, या 4 कोई अलग अलग ग्रुप भी हो सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि सारे के सारे क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। 4 में से कोई भी 2 एटम सेम नहीं होने चाहिए, या 4 में से कोई भी 2 ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। भले एक एटम हो 3 ग्रुप हो, या 3 ग्रुप या एक एटम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी एटम्स लगे हुए या जो भी ग्रुप्स लगे हुए सारे कैसे होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। ऐसे जो सेंटर होता है, ठीक है, ऐसा जो हमारा सेंट्रल एटम होगा उसको हम क्या बोलेंगे? कायरल सेंटर। अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई लोन पेयर आ रहा है, ठीक है, अगर किसी एटम के अंदर लोन पेयर आ रहा है तो लोन पेयर को भी हम एक ग्रुप के जैसे कंसिडर कर सकते हैं। मतलब अगर लोन पेयर के अलावा 3 और उसके साथ ग्रुप या एटम लगे हुए, तो इंक्लूडिंग लोन पेयर 3 एटम या ग्रुप लगे हुए प्लस लोन पेयर, टोटल कितने हो जाएंगे? 4। तो उसको भी हम क्या कंसिडर करेंगे? एज ए कायरल सेंटर। अगर तीनों ग्रुप्स या एटम अलग अलग हो तो लोन पेयर अपने आप में ग्रुप हो गया, और उसके अलावा 3 अलग अलग एटम या ग्रुप हो तो भी उसको क्या बोलेंगे हम? कायरल सेंटर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि टेट्रावैलेंट होनी चाहिए, कीवर्ड यही है। और दूसरा कीवर्ड है डिफरेंट, 4 वैलेंसी होनी चाहिए, और चारों जो एटम और जो ग्रुप्स है वो चारों के चारों क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए, और एटम कोई भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूं कि कोई P मेरे पास एटम है, ठीक है, तो Q R S T, ये 4 या तो कोई डिफरेंट एटम है या 4 कोई डिफरेंट ग्रुप है। तो इसके अंदर जो Q R S और T, ये सब क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए, पहली बात, ठीक है। अगर ये टेट्रावैलेंट है ना, और चारों ग्रुप और एटम क्या है? अलग अलग है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसकी, ठीक है, अगर मैं इसकी क्या कर दूं? मिरर इमेज ड्रॉ करूं, ठीक है, अगर मैं इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करूंगा तो किस तरीके से बनेगा? P, ऊपर तो Q रहेगा, इधर R, इधर S, और ये सॉरी उल्टा बना दिया, इधर तो क्या हो जाएगा मिरर इमेज में T, और ये S रहेगा, और इधर आ जाएगा R। ऐसे बनेगा कुछ मिरर इमेज, पीछे की साइड और पीछे चला गया Q एज इट इज। मतलब इसकी जब मिरर इमेज बनाऊंगा तो ये इस तरीके से बनेगा, और चारों ग्रुप और एटम क्या होने चाहिए? अलग अलग। अब क्या इस जो हमारे पास ये मैंने लिया कंपाउंड, क्या इस कंपाउंड के अंदर कोई सिमेट्रिक एलिमेंट है क्या? सिमेट्रिक एलिमेंट से मेरा क्या मतलब है? क्या कोई पीओएस होगा? अगर टेट्राहेड्रल है और 4 अलग अलग ग्रुप है तो कोई पीओएस पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। दूसरा, क्या इसके अंदर कोई सीओएस है? वो भी पॉसिबल नहीं है। क्या इसमें डबल AOS ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? वो भी पॉसिबल नहीं है। अगर पीओएस और सीओएस नहीं है तो उसकी तो बात ही नहीं कर सकते। और AOS मैंने बोला एक सिमेट्रिक एलिमेंट हम काउंट नहीं करते जब हम ऑप्टिकली एक्टिव देखते हैं, जब, ठीक है। तो वैसे तो इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखिए इसमें तो ये इसकी जो मिरर इमेज बनेगी इस तरीके से, और इसके अंदर ना तो कोई
POS होगा और ना ही कोई क्या होगा, COS होगा। और जब ये दोनों ही नहीं है तो डबल AOS तो वैसे भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है, कायरल सेंटर हम उस सेंटर को बोलेंगे। अब यहां पर कायरल सेंटर कौन है मेरा, कायरल सेंटर का मतलब ये सेंटर मेरा कायरल सेंटर है, मतलब ये जो सेंटर में एटम लगा हुआ है ये कायरल सेंटर है, कायरल एटम है मेरा। तो ये टेट्रावैलेंट होनी चाहिए, 4 है और 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए होने चाहिए, वो है। ऐसे एटम को कायरल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब इसकी मिरर इमेज बनेगी, तो ये मिरर इमेज जो बनेगी वो इसके ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं होती है। ठीक है, ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकती है। इसके अंदर इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि इसमें ना तो कोई POS होगा, ना ही कोई CS होगा, ना ही डबल AOS होगा। तो ऐसे सेंटर को हम क्या बोलते हैं, कायरल सेंटर बोलते। अब लाइव एग्जांपल अगर मैं देखे इसके देखें हम, ठीक है, तो एक बार इसको कॉपी कर ले जल्दी से। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो कायरल सेंटर तो कम ही सुनोगे आप, हाँ कायरल कार्बन एटम बहुत ज्यादा आपको सुनने में आएगा, तो वही मैं लिख रहा हूं, पहला लिख रहा हूं मैं कायरल कार्बन। ठीक है, कायरल कार्बन किसको बोलेंगे, कायरल कार्बन वो कार्बन होगा, क्योंकि हमें पता है कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 तो होती है। तो यहां पे मैं लिख दिया कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन क्या होगा, 4 तो वैलेंसी होगी, लेकिन इसके जो चारों ग्रुप है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और क्या, ब्रोमीन, या इसकी जगह मैं क्या ले लूं, एटम की जगह एक ग्रुप ले लेता हूं CH3। सही है, तो 3 एटम हो गए, एक ग्रुप हो गया, मतलब कोई भी एटम भी हो सकता है और ग्रुप भी हो सकता है। तो इस कार्बन को, ये जो कार्बन है इसको मैं कायरल कार्बन क्यों बोलूंगा, क्योंकि 4 तो इसकी वैलेंसी ठीक है, दूसरी कंडीशन कि चारों जो एटम और ग्रुप्स है वो क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। अगर है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, कायरल। और कायरल सेंटर को हमेशा किस तरीके से, इस तरीके से स्टार बना के रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जनरली कैसे, ऐसे मल्टीपल सेंटर वाला अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड होगा तो जिसके ऊपर इस तरीके से स्टार बना हुआ होगा, उसका मतलब क्या होगा, हम समझेंगे कि वो सेंटर या वो एटम अगर टेट्रावैलेंट है और 4 अलग अलग ग्रुप है तो वो एटम क्या हो जाएगा, कायरल सेंटर या कायरल एटम हो जाएगा। ठीक है, तो अब कार्बन है तो मैं उसको क्या बोल दूंगा, कायरल कार्बन बोल दूंगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास मुझे पता है एक तो क्या होता है, लोन पेयर होता है। ठीक है, और 3 जो इसकी वैलेंसी होगी, तो मैंने एक बार मान लिया इसको H, इसको मान लिया मैंने D ड्यूटेरियम और इसको मान लिया मैंने क्लोरीन। ठीक है, अब देखना क्या ये कायरल सेंटर है। ठीक है, क्या ये कायरल सेंटर है, तो देखना नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी होनी चाहिए, तो 1 2 3 और एक लोन पेयर, क्योंकि मैंने अभी बोला था कि लोन पेयर को भी क्या कर सकते हैं हम, कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, लोन पेयर को भी एज ए ग्रुप हम कंसिडर कर सकते हैं। तो यहां पर 1 2 3 और 4 टेट्रावैलेंट हो गया, बिल्कुल सही है, ये एक अलग ग्रुप है और ये 3 अलग अलग एटम है, तो ये भी यहां पर नाइट्रोजन भी क्या है, यहां पर कायरल सेंटर होगा या कायरल नाइट्रोजन बोलेंगे। अगर मैं NH3 अमोनिया लेता, अगर NH3 अमोनिया लेता तो क्या वो कायरल सेंटर होता? बिल्कुल नहीं होता। सही है, ठीक है, बिल्कुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि लोन पेयर तो ठीक है, लेकिन ये तीनों हाइड्रोजन हो जाते। तो मैंने बोला ये इनमें से एक भी, तीनों में से छोड़ो, इन चारों में से एक भी सेम नहीं होना चाहिए। देखो इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल, अगर मैं लेता हूं ऑक्सीजन, ठीक है, अगर मैं लेता हूं ऑक्सीजन तो मुझे पता है ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 2 लोन पेयर, और इधर मैं लगाता H और इधर लगा देता मैं H, तो ये क्या बन गया, वाटर। क्या ये कायरल सेंटर है? कायरल सेंटर के लिए 2 कंडीशन, 4 वैलेंसी, 1 2 3 4 बिल्कुल है। क्या चारों अलग अलग है? यहाँ 2 लोन पेयर सेम ग्रुप टाइप हो गए, 2 हाइड्रोजन सेम हो गए, ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है। अगर मैंने इस हाइड्रोजन को हटाया, यहाँ से इस हाइड्रोजन को यहाँ से मैंने हटाया और इसकी जगह क्या लगा दिया मैंने, D लगा दिया, ड्यूटेरियम, क्या अभी ये कायरल सेंटर है? अभी भी कायरल सेंटर नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी भी 2 लोन पेयर एक सेम ग्रुप टाइप जैसे बिहेव कर रहे हैं, तो अभी भी सेम नहीं होगा। तो अगर मैंने क्या करा, इसके अंदर एक चेंज और करा, ठीक है, एक चेंज और करा कि मैंने क्या करा, यहां से H को हटा दिया मैंने, इस H को हटा के मैं यहां पर, ठीक है, यहां पर क्या लगा दे रहा हूं मैं,
CH3 लगा दे रहा हूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अभी तो लोन पेयर सेम है। मैंने इसमें क्या करा, H प्लस ऐड कर दिया, H प्लस ऐड कर दूंगा मैं, तो ये ऑक्सीजन लोन पेयर के साथ CH3D, और यहां पर क्या जाएगा H, और इस पे चार्ज क्या जाएगा प्लस। ठीक है, क्या अब ये कायरल सेंटर बन गया क्या? क्या अब ये कायरल सेंटर बन गया क्या? तो देखना 1 2 3 और 4, 1 2 और 3 और 4 हमारे पास क्या है यहाँ पर, 4 अलग अलग, 2 अलग एटम, एक ग्रुप अलग और ये अपने आप में ग्रुप अलग, और 4 वैलेंसी है। तो ये अब यहाँ पर ये क्या बन गया, एक कायरल ऑक्सीजन बन गया, ये कायरल सेंटर बन गया। यानी आ रही मेरी बात में, 4 वैलेंसी और चारों अलग अलग होने चाहिए, सिंपल सी कंडीशन। तो यहां पर ये कायरल नहीं है, ये कायरल है, ये कायरल है और ये कायरल है। तो जिसको मैंने लिखा कायरल कार्बन, ये हो जाएगा कायरल नाइट्रोजन, ये कायरल ऑक्सीजन। ठीक है, एक एग्जांपल और देखिए इसमें, अगर मैं लिखता हूं यहां पे सल्फर डबल बॉन्ड, ठीक है, इसको इस तरीके से लिख देता हूं मैं, सल्फर लिखा मैंने, सल्फर लोन पेयर डबल बॉन्ड O, यहां पे मैंने लिख दिया OH और यहां मैंने लगा दिया Cl। सल्फर के पास मुझे पता है वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो देखना 1 2 3 4 5 6, पाई बॉन्ड के अंदर कितने हैं, 2 इसके होंगे, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके वैलेंसी कितनी है, अभी भी बॉन्ड तो कितने बना रहा है ये, या मैं कितने अगर मैं इसका पूछूंगा स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन तो क्या होगा, sp3 होगा। मतलब हाइब्रिडाइजेशन ऐसे भी बोल सकते हैं, टेट्रावैलेंट का मतलब क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, हाँ शेप में टेट्राहेड्रल नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर लोन पेयर होगा तो फिर टेट्राहेड्रल नहीं बनेगा, पिरामिडल बन जाएगा एक लोन पेयर होने पे। इसलिए इसको मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि टेट्राहेड्रल है, लेकिन टेट्रावैलेंट होना चाहिए। तो 1 2, ठीक है, डबल बॉन्डेड है, लेकिन रहेगा तो एक ही है, 2 1 2 3 और एक ये 4। क्लोरीन अलग हो गया, OH पूरा ग्रुप अलग हो गया, ये ऑक्सीजन अलग हो गया और ये लोन पेयर अलग है। तो अभी भी क्या है, ये कायरल है और इसको क्या बोलूंगा मैं, कायरल सल्फर एटम बोलूंगा। आ रही मेरी बात समझ में? तो हर तरह के डिफरेंट एग्जांपल ले लिए। तो ये भी क्या है, एक कायरल एटम होगा, और कायरल का मैंने मीनिंग सिंपल सा बताया कि 4 उसमें क्या होना चाहिए, 4 उसमें टेट्रा वैलेंसी 4 होनी चाहिए उसकी, और उसमें लोन पेयर भी इंक्लूड हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि चारों के चारों एटम और ग्रुप्स है वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो एक बार इसको कॉपी कर ले। अब बात करते हैं हम सूडो कायरल सेंटर की। कायरल क्या था वो तो समझ में आ गया, टेट्रावैलेंट और चारों डिफरेंट ग्रुप क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। अब इसमें सूडो का मतलब क्या है, ठीक है, सूडो वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, जो होता है छला हुआ, ये हम बोलते हैं फॉल्स, ऐसे भी बोल सकते हैं। मतलब एक्चुअल में होता नहीं है लेकिन दिखता ऐसा है। ठीक है, वही होता है, दिखता और कुछ है और होता और कुछ है। तो वही कहानी है यहाँ पे भी, क्या है, जैसे हैलोजन होते हैं, सूडो हैलोजन होते हैं। तो सूडो हैलोजन्स क्या होते हैं, जो हैलोजन जैसे बिहेव करते। वैसे सूडो कायरल का मतलब क्या है, कायरल तो एक्चुअल में हमेशा होते नहीं है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में कायरल जैसे बिहेव करने लगते हैं। ठीक है, तो वही लिखा मैंने, फर्स्ट पॉइंट लिखा है इसमें, sp3 hybridized center whose chirality depends upon stereochemistry, which depends upon, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, stereochemistry of directly attached group। कहने का मतलब है कि जो सूडो कायरल सेंटर होता है उसके अंदर क्या है, जितने भी एटम्स या ग्रुप लगे हुए होते हैं, उन एटम और ग्रुप्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री, मतलब उनके सिग्मा बॉन्ड के अलग जो रोटेशन है उस पे डिपेंड करेगा कि हमारा जो सेंटर है, ठीक है, जो सेंट्रल एटम है वो कायरल होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इसमें अभी लिया था कार्बन का ही, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन, ये कायरल है, टेट्रावैलेंट है, 4 अलग अलग एटम है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसकी जगह, और मैं ऐसा करूं, फ्लोरीन की जगह मैंने क्या कर दिया, CH3 मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो भी कोई फर्क पड़ेगा, तो भी अभी भी कायरल है। लेकिन क्या मैं इस सिग्मा बॉन्ड को, इस हाइड्रोजन को, ये फिक्स है क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है तो रोटेट हो सकता है, तो अगर मैं इस सिग्मा बॉन्ड को रोटेट करूं, ठीक है, तो क्या इसकी कायरलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको रोटेट करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कार्बन भी क्या है, sp3 है,
और ये भी कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा इधर, इससे ग्रुप जो लगा हुआ है। क्या इसको रोटेट करने से भी कोई फर्क पड़ेगा क्या इस पे? नहीं पड़ेगा। इसको रोटेट करने से भी कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो कायरल सेंटर के अंदर जो सराउंडिंग हमारे एटम्स या ग्रुप लगे हुए होते हैं, उनके स्टीरियोकेमिस्ट्री से यानी उनके रोटेशन से अलोंग इस सिग्मा बॉन्ड कोई फर्क नहीं पड़ता कायरलिटी पे। लेकिन सूडो कायरल के अंदर फर्क पड़ जाएगा अगर हमने क्या करा, उस ग्रुप या एटम को क्या करा, अलोंग सिग्मा बॉन्ड रोटेट कर दिया उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये इसका मतलब है। सेकंड पॉइंट लिखा है सूडो कायरल सेंटर में और मे नॉट बी कायरल। ऐसा हो सकता है कि जो तुम्हें ग्रुप या जो तुम्हें कंपाउंड दे रखा है उसके अंदर वो कैसा हो, जो सेंटर हो वो सूडो कायरल है, लेकिन हो सकता है उस समय में वो क्या हो, कायरल नहीं हो। ठीक है, या हो सकता है उसके दूसरे स्ट्रक्चर में रोटेट करने के बाद वो क्या बन गया, कायरल बन गया। तो वो डिपेंड क्या कर रहा है, उसके सराउंडिंग एटम के रोटेशन पे। ठीक है, उसके स्टीरियो केमिस्ट्री पे। तो कहने का मतलब ये है सिंपल सा कि हो सकता है जो कंपाउंड तुम्हें दे रखा हो वो उस समय कायरल ना हो, लेकिन रोटेट करने के बाद वो क्या बन जाए, कायरल बन जाए। इसका उल्टा कि पहले कायरल दे रखा हो लेकिन रोटेट करने के बाद वो क्या हो जाए, अकायरल हो जाए। ठीक है, एक कायरल का आगे ए लगा देंगे तो अकायरल का मतलब क्या है, जो कायरल नहीं है। ठीक है, उसको अकायरल बोलते हैं। तो यही मतलब इसका। ठीक है, एक एग्जांपल देखो सो और क्लियर होगा। तो अगर मैंने एक ग्रुप ले लिया इस तरीके से, ठीक है, जैसे यहां मैंने मान लो कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर CH3 और यहां पे भी क्लोरीन, फिर कार्बन, हाइड्रोजन, CH3 और यहां पे भी क्लोरीन। इसको फिर ठीक है, इसको ऐसा कर लेते हम, एक चेंज कर लेते यहां पर इसको, चलो इसको क्लोरीन रहने देते और इसको क्या कर लेते हम, हाइड्रोजन कर लेते और यहां पे भी ठीक है, इसको भी हम क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन कर। ठीक है, ये मॉलिक्यूल लिखा। तो अब बताए इसमें कोई कायरल सेंटर ऐसा दिख रहा है क्या तुम्हें? देखो ये भी टेट्रावेलेंट है, टेट्रावेलेंट टेट्रावेलेंट, इस पे 2 हाइड्रोजन सेम है तो ये तो कायरल हो नहीं सकता। इस पे भी 2 हाइड्रोजन सेम हो गए तो ये भी हो नहीं सकता। क्या ये हो सकता है, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, ये ग्रुप एक पूरा और ये ग्रुप एक पूरा, लेकिन ये जो दोनों लेफ्ट और राइट में जो ग्रुप दिख रहे वो दिखने में बिल्कुल क्या लग रहा है, मुझे सेम लग रहे। और ये मैंने बनाया प्लेनर, ये तो होगा कैसे, टेट्राहेड्रल, लेकिन मैंने ऐसे बना दिया कि एग्जैक्ट जैसे ये ग्रुप है उसकी मिरर इमेज यही है यानी। ठीक है, तो मतलब एग्जैक्ट ये ग्रुप को मैंने ऐसे लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, सेम टाइप हो जाएगा। तो अभी मुझे कैसा दिख रहा, अकायरल दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इसी में एक चेंज कर दूं, CCl H फिर C, यहां पर H, यहां पर Cl, फिर C H और Cl। सिर्फ मैंने क्या करा है, जो ये वाला कार्बन था लेफ्ट वाला, इस कार्बन में Cl और H की पोजीशन को क्या करा, चेंज कर दिया। तो Cl ऊपर आ गया, H आ गया, रिमेनिंग सब देखो H उधर है सेंटर पे, Cl नीचे। ठीक है, इधर H और Cl एज इट इज है। अब देखिए वापस से, ये तो कायरल नहीं हो सकता, ये कायरल नहीं हो सकता, लेकिन अब एक ग्रुप पूरा इसके लिए, इस वाले के लिए ये पूरा ग्रुप एक है, ये पूरा ग्रुप एक है, ये दूसरा तीसरा, ये एटम एक है, ये एटम एक है। तो 1 2 3 और 4 4 होंगे टेट्रावैलेंसी। लेकिन इसमें देखना ये जो ग्रुप है दिखने में मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो दोनों ग्रुप्स क्या है, सेम है, लेकिन स्टीरियो, अब मैंने इसको क्या करा, रोटेट कर दिया। रोटेट करने से अब इसकी मिरर इमेज ये नहीं बन रही है, मिरर इमेज ये नहीं बन रही है। इसका मतलब क्या है, इसमें इंटरनल कोई पीओएस नहीं है। ठीक है, उन सब चीजों को हम आगे डिस्कस करेंगे। बस अभी मैं कह रहा हूं कि अगर मैंने इसको रोटेट कर दिया तो अब ये ग्रुप और ये ग्रुप एक दूसरे के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो सेम है, लेकिन स्टीरियो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग दोनों क्या अलग अलग हुए। तो अब ये दोनों क्या अलग अलग काउंट होंगे, तो ये अब यहां पर कायरल सेंटर बन गया। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का सेम ही था, ग्रुप भी सेम अटैच थे, लेकिन यहां पर ठीक है, यहां पर ये ग्रुप दोनों एग्जैक्टली मुझे सेम दिख रहे थे, तो यहां पर ये जो कार्बन है वो कायरल नहीं था। तो ऐसे कंपाउंड्स को या ऐसे सेंटर को कि उसके सराउंडिंग एटम को हम क्या कर दे, रोटेट कर दे। ठीक है, तो ऐसे में वो अकायरल से कायरल बन जाए, या अगर ये दे रखा हो कायरल से या अकायरल बन जाए, तो ऐसे सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सूडो कायरल सेंटर। ठीक है, सूडो कायरल सेंटर का मतलब है
कि कायरल तो हमेशा कायरल रहेगा, भले कैसे भी रोटेट कर दो, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उसकी कायरलिटी पे। लेकिन अगर किसी सराउंडिंग एटम या ग्रुप को रोटेट करने से, सराउंडिंग एटम या ग्रुप को रोटेट करने से अगर उस सेंट्रल एटम का कायरलिटी में फर्क, ठीक है, यानी कायरल से अकायरल हो जा रहा है या अकायरल से कायरल बन जा रहा है, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वाइस वर्सा, तो ऐसे केस में वो जो सेंटर होता है वो क्या कहलाता है, सूडो कायरल सेंटर। ठीक है, इसको कॉपी करें, एक एग्जांपल और देखते हैं इस पे। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं इसमें, और आपको थोड़ा समझ में आएगा इजीली ये। तो सूडो कायरल का एज सच में बोलूं कोई इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। हाँ, कई बुक्स वगैरह में तुम पढ़ोगे तो वहां पर कई बार, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ आ जाता है सूडो कायरल या सूडो कायरल का मतलब क्या है, तो उसके रेफरेंस के लिए मैंने बता दिया। एज सच एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें सूडो कायरल की कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूं, क्या लिखा मैंने, कार्बन, हाइड्रोजन, CH3, ठीक है, फिर यहां ग्रुप लगाया एक मैंने, ये कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और इधर यहां पर आ गया H, यहां पे भी H आ गया, और यहां पर CH3। ठीक है, इसी तरीके से इस कार्बन की फोर्थ जो वैलेंसी, वहां पे भी कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और यहां पर इधर आ जाएगा H, यहां पे भी आ जाएगा H, और यहां पर भी क्या आ जाएगा, CH3, इस तरीके से। ठीक है, ये एक मैंने कंपाउंड लिया। तो अब इसमें देखिए कोई कायरल सेंटर है या नहीं है। ठीक है, इसमें हमें क्या देखना है, कोई कायरल सेंटर है या नहीं है। और मैंने इसी में, ठीक है, एक इसी का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इसी का एक और कंपाउंड मैंने बना दिया। मैंने क्या करा, जो यहां पे H, C डबल बॉन्ड C, CH3, इसको चेंज कर दिया, बाकी सब चीजें मैंने एज इट इज क्या रखी, सेम रखी। ये H, ये CH3, C डबल बॉन्ड C, और यहां पर CH3 और H, और यहां पर भी H। सिर्फ मैंने क्या करा, इस वाले कार्बन पे जो H और CH3 था, इन दोनों को क्या करा, एक्सचेंज कर दिया मैंने। ठीक है, उधर ऊपर था, इधर मैंने क्या करा, नीचे कर दिया। बाकी आप चेक कर सकते हो, पूरा स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। तो अब आपको बताना है कि इसमें कोई कायरल सेंटर है या कोई सूडो कायरल है, कैसा पता करोगे। ठीक है, तो आपको पता है कि हमने GI, ठीक है, ज्योमेट्री का आइसोमर के अंदर पढ़ा था EZ, ठीक है, EZ सिस्टम पढ़ा था। तो EZ कैसे देखते हैं हम, देखना, ये और ये अपोजिट है, तो अपोजिट के लिए हम क्या बोलेंगे, इसको E हो जाएगा ये। फिर इस डबल बॉन्ड के अलोंग देखेंगे तो H और H ये दोनों क्या हो गए, सेम साइड, और सेम साइड का मतलब टुगेदर, और टुगेदर के लिए क्या लिखते हैं, Z। सही है। फिर यहां देखिए H और H ये क्या हो गए, सेम साइड हो गए, तो सेम के लिए क्या लिखेंगे, Z। और यहां पर भी देखिए H और H क्या हो गए, सेम साइड, तो इसके लिए भी क्या लिखेंगे, Z। तो ये मैंने EZ कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया इनका। ठीक है, डबल बॉन्डेड का नहीं। अब मैं चेक कर रहा हूं, क्योंकि अगर कायरल होना तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये कैसा sp2 हो गया, टेट्रावेलेंट नहीं है। ये भी sp2 एक ही है, कौन सा, ये जो sp3 है, टेट्रावेलेंट है। तो ये टेट्रावेलेंट तो है, लेकिन इससे 4 ग्रुप लगे, एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल, एक ये पूरा ग्रुप 1 काउंट होगा, और ये वाला पूरा ग्रुप क्या होगा, 1 काउंट होगा। ठीक है, अब इसमें देखना है यहाँ पे, जब इस पूरे ग्रुप को देखोगे, इस पूरे ग्रुप को देखोगे तो ये और नीचे वाले ग्रुप को कंपेयर करना, C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, ठीक है, 2 हाइड्रोजन इस पे होने चाहिए, 2 हाइड्रोजन इस पे, एक मिथाइल इस पे, एक मिथाइल इस पे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये तो दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। लेकिन ज्योमेट्रिकल अगर GI के रेस्पेक्ट में हम देखें, GI के रेस्पेक्ट में देखें, इनके स्ट्रक्चर अलग अलग है। कैसे अलग अलग, कि यहां पर देखोगे H और H अपोजिट है, यहां H और H क्या सेम है। तो यहां पे अपोजिट के लिए हम क्या लिखते हैं, E लिखते हैं, और सेम के लिए क्या लिखेंगे हम, Z लिखेंगे। ठीक है, तो इसका E कॉन्फ़िगरेशन होगा और इसका Z कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसी तरीके से यहाँ पे H और H सेम साइड है तो Z कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और H और H सेम साइड है तो भी इसका Z कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसका मतलब कि इसको क्योंकि ये तो क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, तो इसको तो मैं रोटेट कर सकता हूं कैसे भी। तो एक बार मैंने इस तरीके से रोटेट करा कि
H और H अपोजिट आ रहे हैं और इस केस में H और H क्या आ रहा है, सेम। तो अब ये मेरे लिए कॉन्फ़िगरेशन, इसका कॉन्फ़िगरेशन E है और इसका कॉन्फ़िगरेशन Z है, तो ये एक अलग काउंट हो रहा है मेरे लिए और एक अलग ग्रुप काउंट हो रहा है, ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। मतलब उसमें GI भी आ गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो चारों क्या हो गए, अलग हो गए। तो अलग हो गए तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा, कायरल हो जाएगा, क्योंकि इसकी चारों वैलेंसी क्या हो गई, अलग अलग हो गई। यहां अगर हम देखें तो यहां जब देखोगे तो CH3 अलग है, H अलग है, लेकिन ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाइज भी दोनों क्या है, सेम है, और कॉन्फ़िगरेशन वाइज भी सेम है। ये भी Z कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी Z कॉन्फ़िगरेशन। इस तरीके से मैंने सिग्मा बॉन्ड के अलोंग इसको रोटेट करा कि दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहा है। जब दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहा है तो उस केस में ये दोनों ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए, और सेम हो गए तो हम टेट्रावैलेंट में कोई दो ग्रुप या दो एटम सेम हो जाते तो उसको कभी भी हम क्या बोलते हैं, कायरल नहीं बोल सकते। तो यहां पर ये कायरल सेंटर नहीं है और यहां पर ये क्या है, कायरल सेंटर है। तो एक ही कंपाउंड है ये, ठीक है, लेकिन उसके सराउंडिंग एटम्स के या सराउंडिंग ग्रुप्स के स्टीरियोकेमिस्ट्री से या उसको रोटेट कर देने से अगर उसके कॉन्फ़िगरेशन या मैं बोल सकता हूं उसकी कायरलिटी में फर्क आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, सूडो कायरल सेंटर या सूडो कायरल कंपाउंड। तो यहां पर ये जो कार्बन है अभी इस केस में तो कायरल है और इस केस में कायरल नहीं है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये कैसा है, सूडो कायरल सेंटर है, जिसकी कायरलिटी डिपेंड कर रही है किस पे, सराउंडिंग ग्रुप के स्टीरियोकेमिस्ट्री पे, ठीक है। तो आई थिंक सूडो वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, ये एज सच एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट इस पे कोई क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन कभी बुक्स में पढ़ लो कोई क्वेश्चंस करते समय या कोई थ्योरी में, तो सूडो का मतलब क्या होता है, कायरल का मतलब क्या होता है, वो मैंने समझा दिया है, ठीक है। तो इसको एक बार कॉपी कर ले।